नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, आज का ये इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया है ध्रुव ने, और ध्रुव अपनी रियल लोकेशन के बारे में हमें बताना नहीं चाहते। तो आज का ये इंसिडेंट मैं आपको किसी जगह का नाम बताए बिना ही सुनाऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इंसिडेंट हुआ था ध्रुव के एक दोस्त के साथ, और उनका नाम है नवीन। हालांकि ये कहानी नवीन जी ने मेरे साथ शेयर नहीं की है, बल्कि उनके दोस्त ध्रुव ने की है। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट मैं आपको नवीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाना चाहूँगा, ताकि इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावना बनाया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी कहानी की ओर। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और ये घटना साल 2012 की है। दरअसल उन दिनों मैं किसी नौकरी की तलाश में था, और मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता था कि अगर कहीं पर भी कोई काम हो तो उस काम के बारे में मुझे ज़रूर बताना। इस टाइम पर मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मैंने अपने 4-5 दोस्तों से ये कहा हुआ था। एक दिन मैं शाम के समय अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने गया था। तभी मेरा एक दोस्त, जिसका नाम था वरुण ने मुझसे कहा कि यार नवीन, अगर तेरे को नौकरी चाहिए तो मेरे पास तेरे लिए एक काम है। मैंने वरुण की बात सुनते ही कहा, बताना भाई, काम क्या है। तब वरुण ने मुझे बताया कि दरअसल उसका एक दोस्त है मनीष, और मनीष एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, और वो बता रहा था कि हॉस्पिटल के अंदर एक लड़के की ज़रूरत है। तो मैंने उसे तेरा नाम बता दिया। अगर तू काम करना चाहता है तो मनीष से बात कर ले, वो तुझे कोई ना कोई काम पर लगवा ही देगा। वरुण की ये बात सुनकर मैंने तुरंत मनीष का नंबर लिया। उस समय पर मेरे पास वही कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था। मैंने मनीष को कॉल किया और बताया कि मैं वरुण का दोस्त नवीन बोल रहा हूँ। क्या हॉस्पिटल के अंदर कोई काम है? क्या तुम मुझे किसी काम पर लगवा सकते हो? मेरी बात सुनकर मनीष ने मुझे हॉस्पिटल आने के लिए कहा। मनीष ने कहा कि तुम शाम तक हॉस्पिटल आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं पर काम बता दूंगा, और समझो कि तुम्हारी नौकरी पक्की है अगर तुम करना चाहो तो। जब मैंने मनीष के मुंह से ये बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों तक कोशिश करने के बाद आखिरकार मेरी नौकरी लगने की संभावनाएं जागी थीं। मुझे लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल के अंदर कोई हेल्पिंग वाला काम मिल सकता है, और इसके अच्छे खासे पैसे भी मुझे मिल ही जाएंगे, तकरीबन 8 से 10 हज़ार तक। इसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा और मेरी मुलाकात मनीष से हुई, तो मनीष मुझसे बातें करते करते मुझे हॉस्पिटल के मुर्दाघर के पास ले गया। और जब मैं मुर्दाघर के पास पहुंचा तो मनीष ने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी यहीं पर है। दरअसल तुम्हारी रात की शिफ्ट होगी और नाइट में तुम्हें यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर तुम्हारे साथ एक लड़का और रहेगा, और तुम्हारा काम ये होगा कि तुम्हें डेड बॉडीज़ की काउंटिंग करनी है कि कितनी डेड बॉडीज यहाँ पर आती हैं। जब भी कोई डेड बॉडी यहाँ पे आए तो तुम्हें उसे मुर्दाघर के अंदर रखवाना है और उसका नाम पता लिखना है, और जब उस डेड बॉडी के रिलेटिव्स उसे लेने के लिए आएँ तो तुम्हें उसे उनके हवाले सौंप देना है, और यहाँ पर एक फॉर्म भरवाना है। बस तुम्हारा यही काम होगा। जब भी रात को कोई डेड बॉडी आए तो उसकी एंट्री करना, उसे मुर्दाघर के अंदर रखवा देना, और जब भी उसे कोई लेने के लिए आए तो एक फॉर्म भरना और उस डेड बॉडी को उन रिलेटिव्स के हवाले कर देना। बस इतना काम करना है, और इसके बाद तुम मुर्दाघर के बाहर जो रूम है इसके अंदर आराम से बैठ सकते हो। और इसके बाद मनीष ने कहा कि इस काम को करवाने में दूसरा लड़का भी तुम्हारी मदद करेगा, ये भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ड्यूटी पर है। और ये सब कहने के बाद मनीष ने कहा कि इस काम को करने के तुम्हें 8,000 रुपये मिलेंगे, और जैसे ही तुम्हें 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारी सैलरी थोड़ी सी और बढ़ा दी जाएगी। जब मैंने 8,000 रुपयों का नाम सुना तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि साल 2012 में 8,000 रुपये ठीक ठाक हुआ करते थे। लेकिन इस काम को करने में मैं थोड़ा सा डर भी रहा था, क्योंकि ये काम मुर्दाघर का था, यानी कि मुझे पूरी रात लाशों के बीच में ही रहना था और हमेशा लाशों को देखते रहना था। मुझे ये काम करते वक्त डर तो लग रहा था, लेकिन फिर मैंने मनीष के सामने हामी भर दी
मैंने कहा कि मैं कल से नौकरी पर आ जाऊंगा। तब मनीष ने मुझसे कहा कि कल से नहीं, तुम्हें ड्यूटी आज ही ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि आज हमारे पास कोई दूसरा लड़का नहीं है और हमें इमरजेंसी में एक लड़के की ज़रूरत थी। अच्छा हुआ कि तुम हमें सही टाइम पर मिल गए। मनीष की ये बात सुनकर मैंने कहा कि आखिर ड्यूटी की शिफ्ट कब स्टार्ट होगी। तब मनीष ने बताया कि तुम्हारी शिफ्ट रात को 8 बजे से स्टार्ट होकर सुबह के 5 बजे तक रहेगी। फिर मैंने मनीष से कहा, तो फिर ठीक है, मैं घर जाता हूँ, खाना पीना खाकर वापस से आ जाऊँगा, क्योंकि अभी शाम के तकरीबन 5:30 बजे हुए हैं और इतनी देर में मैं आराम से आ सकता हूँ। तब मनीष ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम टाइम पर आ जाना और आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। ये बात सुनकर मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और फिर अपने घर पहुँच गया। और जब मैं अपने घर पहुँचा तो मैंने अपने मम्मी पापा और अपनी पत्नी को बताया कि मेरी नौकरी लग चुकी है और अब मैं बेरोजगार नहीं रहा। मेरी ये बात सुनकर घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। और फिर जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर नौकरी क्या लगी है, तब मैंने बताया कि दरअसल एक हॉस्पिटल के अंदर मुझे काम मिला है। लेकिन जब उन्होंने काम के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि काम कुछ ऐसा ही है, जो भी मरीज आएंगे मुझे बस उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी है। लेकिन मैंने उन्हें मुर्दाघर के बारे में नहीं बताया था कि मैं मुर्दाघर के अंदर नौकरी करने वाला हूँ, क्योंकि ये बात सुनकर हो सकता था कि मेरे घर वाले डर जाते और वो मुझे काम पर भेजते ही नहीं। और इसके बाद मैं खाना पीना खाकर हॉस्पिटल पहुंच गया। दरअसल हॉस्पिटल मेरे घर से यही कोई 6 से 7 किलोमीटर दूर था, मतलब दूरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं बस एक ऑटो पकड़कर सीधा हॉस्पिटल तक पहुंच सकता था और इस चीज़ की मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि नौकरी काफ़ी नज़दीक लगी है। फिर जब मैं मुर्दाघर में पहुंचा तो मैंने देखा कि जो दूसरा आदमी था, जो कि मेरी तरह ही उस मुर्दाघर के अंदर नौकरी कर रहा था, वो मुझसे पहले ही वहां पर आ पहुंचा था। और उस आदमी को वहां पर बैठा हुआ देख मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि ऐसी डरावनी जगह पर अगर 2 लोग हों तो डर काफ़ी कम हो जाता है। मैंने उस आदमी को देखते ही उसे हेलो हाय किया और इसके बाद उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम अपनी ड्रेस पहन लो, आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है, तो तुम आराम से बैठे रहना, ज़्यादा काम मत करना। मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखा दूंगा कि आखिर यहाँ पर काम कैसे करना होता है। और देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। भले ही ये मुर्दाघर है, लेकिन हम इसके अंदर नहीं रुकने वाले, बल्कि हम जो बाहर में कमरा है, इस कमरे के अंदर रहा करेंगे। और जब भी कोई डेड बॉडी आएगी तो बस उसकी एंट्री करनी है और इसके बाद अगर कोई उसे लेने आता है तो उसे उसके घर वालों को सौंप देना है। इतना सा ही काम है, इस काम में डरने वाली कोई बात नहीं है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने उससे कहा, अरे इसमें डरने की क्या बात है, मनीष जी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि आखिर मुझे करना क्या है। वैसे आपका नाम क्या है? जब मैंने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुझे रमेश बताया। उसका नाम पूछने के बाद मैं सीधा रूम के अंदर चला गया और मैंने वहाँ पर अपने कपड़े उतारे और जो ड्रेस थी वो ड्रेस पहन ली और फिर मैं उस आदमी के पास आ गया। इसके बाद मैं उस आदमी से बातें करने लगा और जब मैं उस आदमी से बातें कर ही रहा था, ठीक उसी समय पर मुर्दाघर पर एक डेड बॉडी आ गई। दरअसल हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी स्ट्रेचर पर लेटाकर उस डेड बॉडी को लेकर आए थे और उन्होंने उस डेड बॉडी को मुर्दाघर में एंटर करने के लिए कहा। मैंने उसका नाम पता लिखा और फिर मैं और वो दूसरा आदमी जिसका नाम रमेश था, हम दोनों उस डेड बॉडी को मुर्दाघर के अंदर ले गए और फिर हम दोनों ने उस डेड बॉडी को स्ट्रेचर से उतारकर एक बेड पर लेटा दिया। दरअसल उस मुर्दाघर के अंदर काफ़ी सारे बेड थे जिन पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता था और वहाँ पर पहले से ही 8 से 9 डेड बॉडीज़ रखी हुई थी। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया था, क्योंकि मैंने पहली बार इतनी सारी लाशों को एक साथ देखा था। और फिर मैं उस डेड बॉडी को एक बेड पर लेटाकर जल्दी जल्दी मुर्दाघर से बाहर निकल आया। रमेश जी अभी उस मुर्दाघर के अंदर ही थे, लेकिन मैं बाहर आ चुका था। वो दोनों हॉस्पिटल के कर्मचारी जो कि स्ट्रेचर पर लेटाकर उस लाश को लेकर आए थे, वो कब के वहाँ से जा चुके थे। रात का गुफ सन्नाटा था और चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। ये आवाज़ें जानवरों के रोने और झिंगुरों के बोलने की थीं। मैं बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहा था कि आखिर रमेश कब बाहर आएगा।
जब रमेश बाहर आया तो मैं उसके साथ ही बैठ गया। फिर रमेश मुझसे बातें करने लगा कि तुम मुर्दा घर से इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। तब मैंने रमेश से कहा कि दरअसल मैंने पहली बार इतनी लाशों को रखे हुए देखा है और ये देखकर मैं काफ़ी डर गया था, इसीलिए मैं मुर्दा घर से जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। मेरी ये बात सुनकर रमेश कहने लगा कि ये तो हमारा काम है और भला काम करने में डर कैसा, अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो काम नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर मैंने रमेश से कहा कि अभी पहला दिन है और धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। जैसे तुम्हें आदत हो गई है वैसे ही मुझे भी हो जाएगी और मैं भी बाद में डरा नहीं करूँगा। ये बात सुनकर रमेश ने कहा, देखो नवीन, दरअसल बात ऐसी है कि मैं यहाँ पर पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ और तुमसे पहले जो लड़का यहाँ पे काम किया करता था उसने और मैंने, हम दोनों ने अपने काम को बांटा हुआ था। 2 घंटे वो सोया करता था और मैं काम किया करता था। इसके बाद 2 घंटे मैं सो जाया करता था और फिर वो काम किया करता था। ऐसा करने से हम दोनों की नींद भी पूरी हो जाया करती थी और फिर हमें घर जाकर दिन में सोना नहीं पड़ता, बल्कि हम फिर दिन में जाकर कोई और काम कर लेते हैं। इस तरह से हमारी जो तनख्वाह है वो डबल हो जाती है। मैं दिन में एक अलग जगह पर काम करता हूँ और रात में यहाँ पर काम करने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि रात में बीच बीच में सो लेता हूँ तो नींद की भी पूर्ति हो जाती है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों भी यही काम कर सकते हैं। रात में हम दोनों 2-2 घंटे काम किया करेंगे और इससे अपन दोनों की नींद की भी पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद अगर तुम चाहो तो दिन में भी काम कर लिया करना, इससे जो तुम्हारी तनख्वाह है वो भी डबल हो जाएगी और रात में इतनी थकावट भी नहीं होगी। यहाँ पर काम इतना ज़्यादा नहीं है कि हम दोनों को पूरी रात जागना पड़े। हम दोनों अलग अलग करके, मतलब एक एक करके भी सो सकते हैं। जब मैंने रमेश की ये बात सुनी तो उसकी ये बात मेरी भी पल्ले पड़ गई। मुझे लगा कि इस काम को करने में डबल फ़ायदा है। हम इस तरह से रात में सो भी सकते हैं और फिर दिन में कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सोच समझकर रमेश की इस बात में हामी भर ली। मैं ऐसा करने के लिए तैयार था और फिर रमेश ने मुझे बताया कि अगर रात में कोई हॉस्पिटल का स्टाफ वाला आता है तो मुझे जगा देना, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों इस तरह से काम कर रहे हैं। मैंने उसकी इस बात में हामी भर दी। इसके बाद रमेश ने मुझसे कहा कि जाओ पहले तुम आराम कर लो और इसके बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा। फिर मैं उस कमरे के अंदर चला गया जो कि हमारे लेटने के लिए बनाया हुआ था। उस कमरे के अंदर जाकर मैं आराम से सो गया और 3-4 घंटे बाद मुझे रमेश ने उठा दिया। इसके बाद रमेश उस कमरे में आकर सो गया और मैं ड्यूटी करने लगा। दरअसल इस समय पर रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे का समय हो रहा होगा और मैं आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था कि तभी मुर्दा घर के अंदर से कोई चीज़ गिरने की जोर से आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर मैं एकदम से मुर्दा घर की तरफ भागा। मैंने उसका गेट खोला और फिर अंदर जाकर देखने लगा कि आखिर मुर्दा घर के अंदर कौन सी चीज़ गिरी हुई थी। लेकिन काफ़ी देर तक देखने के बाद भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी हो। ये देखकर मैं हैरान था कि आखिर अभी अभी जो आवाज़ आई थी, आखिर वो आवाज़ किस चीज़ की थी। लेकिन फिर मैं वहाँ से निकल आया और मैंने मुर्दा घर का गेट बंद कर दिया। बाहर आने के बाद मैं फिर से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक से मेरी झपकियाँ लगने लगीं। मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी और जब मुझे नींद आने लगी तो मैं कुर्सी से खड़ा हो गया ताकि मुझे नींद की झपकियाँ ना आएं। मैं इधर उधर ऐसे ही टहल रहा था। तभी मुर्दा घर के पास हॉस्पिटल का एक कर्मचारी आया और उसके साथ एक और आदमी था। दरअसल वो आदमी मुर्दा घर के अंदर रखी हुई लाशों में से किसी का रिलेटिव था। उसने लाश का नाम और पता बताया और उसका नाम और पता जानने के बाद मैंने रमेश को उठाया और फिर मैं और रमेश मुर्दा घर के अंदर गए। वहाँ से उस डेड बॉडी को उठाया, उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर हम दोनों मुर्दा घर से बाहर आ गए और फिर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस के अंदर हमने उस डेड बॉडी को रखवा दिया। और फिर ये काम करने के बाद रमेश फिर से सोने चला गया और मैं फिर से अपनी ड्यूटी करने लगा। रात के तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास मैंने फिर से रमेश को उठा दिया और अब हम दोनों आराम से अपनी ड्यूटी करने लगे। और जैसे ही सुबह के 5 बजे तो हम अपनी ड्यूटी करके अपने घर आ गए। पहली रात काफ़ी अच्छी कटी थी। उस रात ना तो मुझे इतना डर लगा था
और ना ही मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे कोई डर लगे या फिर मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़े। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस नौकरी को मैं इतना आसान समझ रहा था, वो नौकरी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी। क्योंकि इसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि कभी मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा भी होगा। दरअसल हुआ ये कि जब दूसरी रात मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए उस मुर्दा घर में पहुंचा, तो मैं ये देखकर हैरान था कि वहां पर आज रमेश मौजूद नहीं था। दरअसल वहां 45 से 50 साल का एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। और जब मैंने उससे रमेश जी के बारे में पूछा तो उस आदमी ने कहा कि आज उसकी तबीयत खराब है और उसकी जगह पर आज हॉस्पिटल वालों ने मुझे भेजा है, क्योंकि तुम यहाँ पर नए नए काम करने आए हो और तुम्हें काम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो इसीलिए हॉस्पिटल वालों ने मुझे भेज दिया। लेकिन कल मैं भी नहीं आऊँगा और कल तुम्हें यहाँ काम अकेले ही संभालना होगा। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि दरअसल आप कौन हो, क्या आप इस हॉस्पिटल के अंदर किसी और जगह पर काम करते हो? तब उस बूढ़े आदमी ने बातों ही बातों में मुझे बताया कि दरअसल मैंने इस मुर्दा घर के बाहर 35 साल तक नौकरी की है, लेकिन जब मैं बुजुर्ग हो गया और यहाँ पर काम करने लायक नहीं रहा, तो इन हॉस्पिटल वालों ने मुझे एक अलग जगह पर काम दे दिया है, जहाँ पर मुझे थोड़ी देर काम करना होता है। लेकिन जब भी मुर्दा घर में कोई बंदा मौजूद नहीं होता या फिर कोई छुट्टी ले लेता है, तो फिर अक्सर यहाँ पर मैं ही आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर काम करने का बरसों का एक्सपीरियंस है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने उससे कहा, तो फिर आप कल क्यों नहीं आओगे? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता जाऊंगा कि तुम्हें यहाँ पर काम करना कैसे है। कल मुझे किसी शादी में जाना है और इसीलिए कल यहाँ पर मेरा आना होगा नहीं। तुम्हें कल यहाँ का काम अकेले ही संभालना होगा। इसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी से बातें करने लगा और फिर जब मैं मुर्दा घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर आज कल की तुलना में काफ़ी कम लाशें रखी हुई थीं। दरअसल आज केवल 3 लाशें ही थीं जो कि उस मुर्दा घर के अंदर रखी हुई थीं। ये देखकर मैं आराम से बाहर आ गया। फिर मैंने अपनी ड्रेस चेंज की और मैं कुर्सी पर आकर उस बूढ़े आदमी के साथ बैठ गया। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि अगर आप चाहो तो आराम से सो सकते हो, मैं आज का काम आराम से संभाल लूँगा। तब मेरी ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, देखने में काफ़ी भले इंसान लगते हो। मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और अब उम्र भी हो चुकी है, तो इतनी रात जगा नहीं जाता। मैं आराम करता हूँ। अगर कोई तकलीफ़ या फिर कोई समस्या हो तो मुझे बता देना, मैं जग कर तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से खड़ा होकर सोने के लिए चला गया। अब मैं आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था कि तभी रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास फिर से मुझे वही आवाज़ आई। ऐसा लगा कि मुर्दा घर के अंदर कोई चीज़ गिरी है और उसे देखने के लिए मैं फिर से मुर्दा घर के अंदर पहुंच गया। लेकिन जब मैं मुर्दा घर के अंदर घुसकर ये सब देख रहा था कि आखिर किस चीज़ के गिरने की आवाज़ अभी मुझे सुनाई दी थी, तभी मैंने मुर्दा घर के अंदर एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो जो डेड बॉडीज़ थीं जिन्हें अभी 2-3 घंटे पहले ही मैं देख कर गया था, वो तीनों डेड बॉडीज अब वहाँ पर मौजूद नहीं थीं। और ये देखते ही अचानक से मेरी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मैं यहाँ पर 3 डेड बॉडीज को देख कर गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो कहाँ गायब हो गईं। ये सोचकर मैं डरे जा रहा था और डरते डरते मैं मुर्दा घर से बाहर निकल आया और भागकर उस बूढ़े आदमी के कमरे में गया। वो आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मैंने डरते डरते उसे नींद से उठाया और फिर उसे सारी बात बताई कि मैं जब मुर्दा घर के अंदर गया था तो मैंने वहाँ पर क्या देखा है। और जब मैंने उसे ये बात बताई तो उस बूढ़े आदमी ने मुझसे चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें इतनी रात को मुर्दा घर में जाने के लिए किसने कहा था? जब भी कोई लाश आए तो तुम्हें उसे बस मुर्दा घर में एंटर करना है और जब उसे कोई लेने आए तो उसे बाहर निकाल कर लाना है। तुम्हारा बस इतना ही काम है। इसके अलावा तुम्हें एक बार भी मुर्दा घर के अंदर नहीं जाना है। ये बात सुनकर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार अंदर चलकर देखिए, वहाँ पर कोई भी डेड बॉडीज मौजूद नहीं है। मेरी ये बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी मुर्दा घर के अंदर चला गया
और जब हम दोनों मुर्दाघर के अंदर गए तो मैं वहाँ जाकर हैरान था, क्योंकि वो तीनों लाशें बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर रखी हुई थीं जैसे मैंने पहली बार उन्हें देखा था। वो तीनों लाशें अपनी अपने बेडों पर लेटी हुई थीं। ये देखकर उस बूढ़े आदमी ने मुझे बाहर आने का इशारा किया और मैं उसका इशारा देखते ही मुर्दाघर से बाहर आ गया। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अब तुम आराम से यहाँ पर बैठ जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पर बैठा रहूँगा। लगता है तुम्हें डर की वजह से कोई गलत फहमी हुई है, और ऐसा अक्सर हो ही जाता है। जब हम डरे हुए होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अजीबोगरीब दिखाई देने लगती हैं, हमें एक अजीब सा नशा छा जाता है, और ज़रूर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जब मैंने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी तो मैं अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अभी अभी मेरे साथ जो हुआ, क्या ये मेरे मन का भ्रम था या फिर वाकई में ये सब हुआ था। इसके बाद मैं वहीं पर बैठा रहा और वो बूढ़ा आदमी भी मेरे साथ ही बैठा था। और फिर जब सुबह 4 बजे का टाइम हुआ तो उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि देखो, अब हमारी ड्यूटी का समय ख़त्म होने वाला है और कल तुम यहाँ पर अकेले आने वाले हो, क्योंकि कल मैं तो आऊँगा नहीं, और जो रमेश है उसने भी छुट्टी ले रखी है तो वो भी नहीं आने वाला। कल की रात तुम्हें यहाँ अकेले गुजारनी होगी, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। बस याद रखना कि रात में तुम्हें मुर्दाघर के अंदर नहीं घूमना है। तुम्हें अंदर से कोई भी आवाज़ आए, किसी भी चीज़ के गिरने की आवाज़ आए, तो तुम मुर्दाघर का गेट खोलकर अंदर मत जाना। हाँ, अगर कोई डेड बॉडी आती है तो तुम उसकी एंट्री कर सकते हो, और अगर रात में उसे कोई लेने आता है तो तुम लाश को उसके रिलेटिव के हवाले कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि मुर्दाघर के अंदर जाना रात को ठीक नहीं है, क्योंकि आखिरकार है तो ये मुर्दाघर ही, और मुर्दाघर में ऐसी घटनाओं का होना आम बात है। ये सब बातें बताने के बाद हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई और मैं अपने घर आ गया। लेकिन तीसरी रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। दरअसल जब उस रात मैं अपनी ड्यूटी पर गया था तो उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि पहले से ही मुझे पता था कि ये रात मुझे यहाँ पर अकेले ही गुजारनी है और यहाँ पर कोई दूसरा स्टाफ वाला भी मौजूद नहीं था। मैंने ड्यूटी पर जाकर अपनी ड्रेस चेंज की और फिर मैं मुर्दाघर के अंदर चला गया, ये देखने के लिए कि आज वहाँ पर कितनी डेड बॉडीज हैं। और अंदर जाकर पता लगा कि मुर्दाघर के अंदर आज 5 डेड बॉडीज मौजूद थीं, और उन्हें देखकर मैं फिर से बाहर आ गया। बाहर आकर मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी अचानक से मुझे फिर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर मैं समझ गया था कि पिछली 2 रात जो आवाज़ मैंने सुनी थी, ये आवाज़ बिल्कुल वही है। और आज मैं मुर्दाघर के अंदर जाकर देखने नहीं वाला कि आखिर कौन सी चीज़ गिरी है, क्योंकि अगर मैं अंदर गया तो मुझे फिर से कोई ना कोई अजीब चीज़ दिखी जाएगी और मैं डर जाऊंगा। फिर मैं तकरीबन 2 घंटों तक मुर्दाघर के बाहर ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ वाले एक डेड बॉडी को वहां पर लेकर आए। मैंने उसका नाम और पता एंटर किया। इसके बाद मैं उसे मुर्दाघर के अंदर ले गया। स्ट्रेचर से उतारकर जैसे ही मैंने उसे बेड पर लेटाया और जब मैं वहां से बाहर निकलने ही वाला था तो मैंने देखा कि उन 5 डेड बॉडीज में से, जो कि वहां पर पहले से ही रखी हुई थीं, उनमें से एक डेड बॉडी का सर घूमा हुआ था। दरअसल उसका सर पैरों वाली जगह पर आ गया था, और ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो 4 डेड बॉडीज थीं उनके पैर लेफ्ट की तरफ थे, लेकिन वो जो एक डेड बॉडी थी उसके पैर राइट की तरफ और सर लेफ्ट की तरफ था। और ये देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और ये सोचते सोचते मैं डर के मारे मुर्दाघर से बाहर चला गया। और बाहर जाकर मैंने मुर्दाघर के दरवाजे बंद कर दिए, और फिर जब मैं दरवाजे बंद कर कर वापस लौटकर अपनी कुर्सी की तरफ जा ही रहा था, तभी मुझे मुर्दाघर के अंदर से 3-4 लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह पर रुक गया। दरअसल मैं ये सुनना चाहता था कि क्या वाकई में ये आवाज़ मुर्दाघर के अंदर से ही आ रही है या फिर कहीं और से। इसके बाद मैं मुर्दाघर के गेट के पास खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से आवाज़ को सुनने लगा। ये आवाज़ मुर्दाघर के अंदर से ही आ रही थी, और इस आवाज़ को सुनकर मेरे पैर कँपकँपाने लगे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि इस जगह पर नौकरी करना खतरे से खाली नहीं है। मैं इसके बाद वहाँ से चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। लेकिन जब मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था
तभी अचानक से मुर्दा घर के अंदर से जोर जोर से आवाज़ें आने लगीं और ये आवाज़ें ऐसी थीं कि मानो कोई मुर्दा घर के गेट को जोर जोर से बजा रहा है। कोई जोर जोर से मुर्दा घर के गेट पर अपने हाथ मार रहा था और ये आवाज़ तेज तेज मुझे सुनाई दे रही थी। आवाज़ के साथ साथ जो मुर्दा घर का गेट था वो गेट भी काफ़ी जोर जोर से हिले जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पीछे से उसे काफ़ी तेज़ी से खींच रहा हो। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैं चुपचाप वहाँ से खड़ा हुआ और मुर्दा घर के इलाके से निकलकर सड़क पर आ गया। मैं काफ़ी देर तक सड़क पर खड़ा रहा क्योंकि मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था और वहाँ पर रहना मेरी मजबूरी थी। लेकिन साफ साफ मैं ये समझ चुका था कि इस मुर्दा घर में ज़रूर कोई ऊपरी बाधा है। लेकिन जब मैं मुर्दा घर के बाहर सड़क पर खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल से निकलकर हॉस्पिटल के 2 स्टाफ वाले लोग एक स्ट्रेचर पर एक लाश को लेकर आ रहे थे और वो मुर्दा घर की तरफ ही चले आ रहे थे। और उन्हें मुर्दा घर की तरफ आता देखकर मैं एकदम से मुर्दा घर के अंदर चला गया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मैं यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। फिर जब वो मुर्दा घर के अंदर आए तो मैंने उस डेड बॉडी की एंट्री की और उसका नाम पता लिखा। इसके बाद मैं उसे डरते डरते मुर्दा घर के अंदर लेकर गया। वो दोनों आदमी बाहर ही खड़े हुए थे और मैं स्ट्रेचर को लेकर जब मुर्दा घर के अंदर घुसा तो मैं ये देखकर काफ़ी डर गया कि वहाँ पर जो पहले से 6 डेड बॉडीज मौजूद थीं उनके ऊपर जो कफन मैंने उड़ाए हुए थे वो कफन उनके शरीर से दूर हटे हुए थे और मैं उन सभी के भयानक चेहरों को देख पा रहा था। लेकिन एक डरावनी बात यह भी थी कि जिस डेड बॉडी का सर मैंने पहले पैरों की तरफ देखा था उसका सर अब बिल्कुल उसी जगह पर था जिस जगह पर बाकी डेड बॉडीज का सर था। और फिर मैं ये देखकर डर गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डरते डरते मैंने उस डेड बॉडी को भी एक बेड पर लिटा दिया और फिर मैं जल्दी से दौड़कर मुर्दा घर से बाहर आ गया। इसके बाद वो दोनों आदमी भी वहाँ से चले गए। मैंने मुर्दा घर का गेट बंद कर दिया और बाहर आकर मैं कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन जब मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था तो मुझे मुर्दा घर के अंदर से फिर से आवाज़ें आने लगीं। लेकिन इस बार की आवाज़ें थोड़ी अलग थीं। इस बार ऐसा लग रहा था कि मानो काफ़ी सारे लोग मुर्दा घर में इधर उधर दौड़े जा रहे हों और काफ़ी सारे लोगों के दौड़ने और भागने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। मैं ये आवाज़ें सुनकर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और फिर से सड़क की तरफ भाग गया। मैंने वो पूरी रात सड़क पर खड़े होकर ही गुजारी थी और फिर जैसे ही सवेरे 5 बजे का समय हुआ तो मैं अपने घर वापस लौट आया। और फिर अगली रात जब मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो रमेश जी आ चुके थे और फिर मैंने बातों ही बातों में रमेश को ये पूरी बातें बताईं कि पिछली 2 रातों में मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैंने रमेश को अपने साथ घटी हुई इन घटनाओं के बारे में बताया तो रमेश ने मुझसे कहा कि दरअसल जब मैं पहली बार यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था तो कुछ रातों तक मेरे साथ भी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई थीं और फिर मैं एक बाबा जी के पास गया था। वहाँ से मैं एक लॉकेट लेकर आया जो कि मैंने गर्दन में पहना हुआ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए भी एक लॉकेट लेकर आ सकता हूँ। इसे पहनने के बाद तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी और ना ही तुम्हें ऐसा कुछ महसूस होगा। तो मैंने भी रमेश जी से उस लॉकेट को लाने के लिए कहा था। अगली रात ही वो मेरे लिए भी एक ऐसा तावीज़ लेकर आ गए थे जो कि मैंने अपने गले में पहन लिया और उसके बाद मुझे वहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक काम नहीं किया। 3-4 महीने काम करने के बाद ही मैंने वो नौकरी छोड़ दी और फिर अपने लिए एक दूसरी नौकरी तलाश कर ली। तो दोस्तों ये थी नवीन जी के साथ घटी हुई सच्ची घटना और इस कहानी को मेरे साथ शेयर किया था ध्रुव जी ने जो कि नवीन जी के दोस्त हैं। तो इनको पता होगा कि मैंने इस कहानी के अंदर कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगाया है। जैसी कहानी इन्होंने मेरे साथ शेयर की थी और जिन घटनाओं का जिक्र इन्होंने कहानी के अंदर किया था मैंने उन्हीं घटनाओं के बारे में आपको बताया है। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर मैं इस कहानी में थोड़ा नमक मिर्च मसाला लगाता तो ये कहानी और भी ज़्यादा डरावनी हो सकती थी। मैं इसमें 2-3 घटनाओं को अपनी तरफ से भी ऐड कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि रियल स्टोरी और बनाई गई कहानी में अंतर साफ साफ नज़र आ जाता है।
और फिर 2-3 घटनाओं को बढ़ाने से ही आपको ये कहानी मनगढ़ंत लगती। इसीलिए मैंने इस कहानी में अपनी तरफ से किसी भी घटना को ऐड नहीं किया है। तो इस कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खैर, आप सुन रहे थे बैक हॉरर मेरे यानी केपी चौधरी के साथ।